नमस्कार साथियों, ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम स्टरलाइजेशन पे बात कर रहे थे और फर्स्ट क्लास में आपने स्टरलाइजेशन का फर्स्ट पार्ट फिजिकल मेथड के बारे में डिस्कस किया था। अब सेकंड क्लास में अब डिस्कस करते हैं केमिकल स्टरलाइजेशन या कोल्ड स्टरलाइजेशन के बारे में। देखिए, केमिकल स्टरलाइजेशन तो इसका मतलब है केमिकल्स का यूज किया जाएगा। किन किन केमिकल्स का अपन स्टरलाइजेशन के लिए यूज कर सकते हैं, देखिए उनके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे सबसे फर्स्ट आपने यहाँ पे बताया केमिकल स्टरलाइजेशन, किसके बारे में डिस्कस करेंगे? केमिकल स्टेरिलाइजेशन। केमिकल स्टेरिलाइजेशन के बारे में, या इसको अपन एक और नाम देते हैं क्या? क्योंकि कोल्ड, क्योंकि वहां तो आपने हीट का यूज किया था, यहाँ पर हीट का यूज नहीं करेंगे। इसको क्या बोलते हैं? कोल्ड स्टेरिलाइजेशन भी बोलते हैं, कोल्ड स्टेरिलाइजेशन भी बोलते हैं। तो आपने कहा केमिकल स्टेरिलाइजेशन या कोल्ड स्टेरिलाइजेशन। केमिकल स्टेरिलाइजेशन या कोल्ड स्टेरिलाइजेशन में कौन कौन से केमिकल्स का यूज किया जाता है, यहाँ पे अपन थोड़ा सा बात करते हैं। एक आपका आता है एल्कोहल। एल्कोहल का यूज अपन करते हैं। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। थर्ड आपका आता फिनोल, फिनोल। एल्कोहल, एल्डिहाइड, फिनोल, हेलोजेंस, हेलोजेंस। फिफ्थ आपका आता है ऑक्सी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिक्स्थ आपका आता है डाइज, और सेवंथ है गैस स्टरलाइजेशन, गैस स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, तो क्लियर है। तो आपने कहा 7 प्रकार के यहाँ पर अपन मेथड्स का या केमिकल्स का यूज करते हैं। एल्कोहल, एल्डिहाइड, फिनोल, हेलोजेंस, ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और डाइज और गैस स्टरलाइजेशन। वन बाय वन प्रत्येक को डिस्कस करते हैं, क्या क्या अपन इनमें यूज करते हैं, क्या क्या यूज कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पे एल्कोहल की। सबसे पहले अपन बात करेंगे एल्कोहल की। देखिए, अल्कोहल के लिए अपन जनरली किसका यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं जनरली? देखिए, अल्कोहल में सबसे पहली चीज आपने कहे स्प्रिट। अल्कोहल के लिए मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि अल्कोहल बेस्ड जितने भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस होते हैं वो स्किन के लिए बेस्ट होते हैं, डिसइंफेक्शन के लिए बेस्ट होते हैं। यहाँ पे आपने सबसे पहले कहा स्प्रिट। ये स्प्रिट होता क्या है? स्प्रिट होता क्या है? 70% 70% आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। 70% आइसोप्रोपाइल एल्कोहल को अपन क्या बोलते हैं? स्प्रिट बोला जाता है। ये स्प्रिट का जनरली जो अपन यूज करते हैं, किसके लिए करते हैं? स्किन डिसइंफेक्शन के लिए, स्किन डिसइंफेक्शन के लिए इसका जनरली अपन यूज करते हैं, स्किन डिसइंफेक्शन के लिए। ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, कई बार अपन एक और बात करते हैं, यहाँ पे जो स्प्रिट होती है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल होता है, इसका किसके लिए यूज करते हैं? स्किन डिसइंफेक्शन के लिए। कई बार यहाँ होता है रेक्टिफाइड स्प्रिट। क्या होता है आपको पूछ लिया जाए तो, जिसमें 95% इथाइल एल्कोहल और 5% वाटर हो, वो क्या कहलाता है? रेक्टिफाइड या न्यूट्रल स्प्रिट भी कहलाता है। एक आपने कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 70% आइसोप्रोपाइल या 70% एल्कोहल क्यों यूज किया जाता है, 100% एल्कोहल क्यों यूज नहीं किया जाता है? तो अपन कह सकते हैं 70% एल्कोहल की जो पेनिट्रेशन पावर होती है वो 100% एल्कोहल से ज़्यादा होती है। इसलिए जनरली अपन किसका यूज़ करते हैं? 70% का यूज कर सकते हैं, करते हैं। तो आप कह सकते हैं, एक नोट डाल के अपन कह सकते हैं यहाँ पर 70% एल्कोहल, 70% alcohol has more penetration power, more penetration 70% alcohol has more penetration power than 100% alcohol। 100% अल्कोहल की तुलना में 70% जो है अल्कोहल होता है उसकी पेनिट्रेशन पावर क्या होती है? ज़्यादा। तो आप कह लो अल्कोहल
70% अल्कोहल हैज मोर पेनिट्रेशन पावर देन द 100% अल्कोहल। क्लियर है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है। एक और आपने पूछा यहाँ पर रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या होती है। रेक्टिफाइड या इसको न्यूट्रल भी बोलते हैं। न्यूट्रल स्पिरिट क्या होती है, रेक्टिफाइड या न्यूट्रल स्पिरिट किसे बोलते हैं, क्या होता है। देखिए जो रेक्टिफाइड स्पिरिट होती है, रेक्टिफाइड इसमें होता है 95% इथाइल अल्कोहल प्लस 5% वाटर। 95% इथाइल अल्कोहल प्लस 5% वाटर, उसको क्या बोलते हैं, रेक्टिफाइड स्पिरिट भी बोला जाता है। बस नाम याद रख लेना, रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या होता है। क्लियर है। तो सबसे पहले आपने बात की अल्कोहल के बारे में। अब अपन बात करते हैं एल्डिहाइड के बारे में। एल्डिहाइड, देखिए एल्डिहाइड में जनरली अपन दो प्रकार के सॉल्यूशंस यूज करते हैं, दो प्रकार के। एक आपने फॉर्मेलिन सुना होगा और एक आपने फॉर्मेलिन। देखिए फॉर्मेलिन का क्या यूज है, सबसे पहले यहाँ एल्डिहाइड में बात करेंगे। फॉर्मेलिन जनरली अपन ने कहा होता क्या है, जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है उसी का एक्वस सॉल्यूशन क्या कहलाता है, फॉर्मेलिन कहलाता है। तो अपन यहाँ कहेंगे, यहाँ अपन फॉर्मेलिन कहेंगे 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड का 40% एक्वस सॉल्यूशन क्या कहलाता है, फॉर्मेलिन कहलाता है। इस फॉर्मेलिन का जनरली अपन जो यूज करते हैं वो कितने के लिए करते हैं, कितने टाइम के लिए करते हैं। आपने कहा 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड क्या कहलाता है, फॉर्मेलिन का जनरली आपने कहा यूज कहाँ किया जाता है, टिश्यू को प्रिजर्वेटिव करने में, टिश्यू प्रिजर्वेशन में काम लेते हैं। जो टिश्यूज होते हैं बॉडी टिश्यू, उनको प्रिजर्व करने में इसका यूज किया जाता है। दूसरा इसका अपन ओटी स्टरलाइजेशन में भी यूज करते हैं, ओटी स्टरलाइजेशन में भी फॉर्मेलिन का यूज किया जाता है। तो आपने कहा फॉर्मेलिन क्या होता है, 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। दूसरा सेकंड इसका जो एग्जाम्पल होता है ये आपका ग्लूटेरेल्डिहाइड। देखिए ग्लूटेरेल्डिहाइड इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसका बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ग्लूटेरेल्डिहाइड का क्या यूज होता है, देखिए यहाँ पे 2% ग्लूटेरेल्डिहाइड 2% ग्लूटेरेल्डिहाइड को क्या बोला जाता है, साइडेक्स। 2% ग्लूटेरेल्डिहाइड को क्या बोला जाता है, साइडेक्स। साइडेक्स का जो सॉल्यूशन होता है, जो हॉस्पिटल में आपका नाम किस नाम से जाना जाता है, साइडेक्स के नाम से सॉल्यूशन है और उसको पढ़ते हैं 2% ग्लूटेरेल्डिहाइड। देखिए जो ग्लूटेरेल्डिहाइड होता है इसका अपन क्या यूज किया, कितने दिन तक यूज कर सकते हैं, इस सॉल्यूशन को कितने दिन तक यूज किया जा सकता है। तो इसको जनरली अपन 15 डेज तक यूज कर सकते हैं। तो यूज सॉल्यूशन फॉर 15 डेज। ये जो आपका सॉल्यूशन होता है उसकी जो वैलिडिटी होती है, जो एक्सपायरी डेट होती है 15 डेज तक। जब भी आप सॉल्यूशन बनाते हैं तब अपन कितने टाइम तक यूज किया जाता है, यूज सॉल्यूशन फॉर 15 डेज। 15 डेज तक अपन इसका यूज कर सकते हैं। देखिए किस किस के लिए इसका यूज किया जाता है,
किसके से, अच्छा टाइम, कितने टाइम के लिए अपन जब भी साइडेक्स से अपन किसी को स्टरलाइज करते हैं तो कितने टाइम के लिए उस इंस्ट्रूमेंट को आपको साइडेक्स के सॉल्यूशन में रखना होगा, तो टाइम होता है लगभग 30 मिनट, टाइम होता है लगभग 30 मिनट। अब एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल आपने कहा एंडोस्कोप, एंडोस्कोप, ब्रोंकोस्कोप, सिस्टोस्कोप, प्रोक्टोस्कोप, प्रोक्टोस्कोप, तो एंडोस्कोप, ब्रोंकोस्कोप, सिस्टोस्कोप, प्रोक्टोस्कोप। जो आपका लेरिंगोस्कोप आता है उसकी ब्लेड भी अपन किस में करते हैं, तो आप कह सकते हैं लेरिंगोस्कोप ब्लेड्स, लेरिंगोस्कोप ब्लेड्स। हैंडल को जनरली इसके द्वारा नहीं किया जाता, नहीं तो उसका बैटरी खराब हो जाता है। लेरिंगोस्कोप ब्लेड्स। इसके अलावा एंडोट्रेकियल ईटी ट्यूब, ईटी ट्यूब को भी अपन इसके द्वारा कर सकते हैं। इसके अलावा साइडेक्स में और किस किस चीज़ को अपन जनरली स्टरलाइज कर सकते हैं, जो भी एचआईवी से रिलेटेड आर्टिकल्स होते हैं, एचआईवी इन्फेक्टेड आर्टिकल्स होते हैं, तो अपन कह सकते हैं एचआईवी इन्फेक्टेड आर्टिकल्स, एचआईवी इन्फेक्टेड आर्टिकल्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देखो एचआईवी इन्फेक्टेड आर्टिकल्स के लिए सबसे जो बेस्ट सॉल्यूशन होता है, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन वो क्या होता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड। क्या होता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड। लेकिन अगर आपको पूछा जाए तो अपन ग्लूटेरिल्डिहाइड का यूज भी अपन कर सकते हैं, किसके लिए, एचआई इन्फेक्टेड आर्टिकल्स के लिए अपन इसका यूज कर सकते हैं। क्लियर है। कई बार साइडेक्स का यूज अपन रबर सीड्स के लिए या इनके लिए भी कर सकते हैं, या सार तो रबर सीड्स के लिए, इनके लिए भी अपन किसका यूज कर सकते हैं, यहाँ पर एचआईवी किसका यूज कर सकते हैं, साइडेक्स का यूज कर सकते हैं। तो सेकंड आपने यहाँ पर बोला एल्कोहल, फर्स्ट एल्कोहल, सेकंड एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में दो एग्जांपल, फॉर्मेलिन, और फॉर्मेलिन किन सा बनता है, फॉर्मेल्डिहाइड से, और दूसरा आपने ग्लूटेरिल्डिहाइड। और ग्लूटेरिल्डिहाइड में कौन सी, 2% ग्लूटेरिल्डिहाइड, उसको क्या बोला जाता है, साइडेक्स भी बोला जाता है। थर्ड आता है, थर्ड जो आपका टाइप आता है वो है फिनोल, फिनोल एंड फिनोल के डेरिवेटिव्स, फिनोल एंड फिनोल के जो डेरिवेटिव्स हैं वो भी अपन किसके लिए यूज करते हैं, किसके, डिसइंफेक्शन के लिए यूज किया जाता है। इसको कार्बोलिक एसिड भी बोला जाता है, कार्बोलिक एसिड। फिनोल को क्या बोला जाता है, कार्बोलिक एसिड भी बोला जाता है। फिनोल के लिए बहुत से एग्जाम्पल्स अपन बात करते हैं। देखिए फिनोल एंड फिनोल के डेरिवेटिव कौन से होते हैं, तो जनरली अपन बात करते हैं फिनोल की बात करते हैं। फिनोल को जनरली जो स्ट्रेंथ लेते हैं, इसकी स्ट्रेंथ लेते हैं, स्ट्रेंथ वो लेते हैं 1:100। इसका अपन जो रेशियो लेते हैं, कितना लेते हैं, 1:100। इसका जनरली जो फिनोल का यूज किया जाता है वो किस में किया जाता है, मोपिंग में। फिनोल का जनरली यूज किस में किया जाता है, मोपिंग में। टाइम क्या होगा इसका, टाइम क्या होगा, टाइम कितना यूज करते हैं, 5 मिनट के लिए। तो आपने कहा सबसे पहले फिनोल, फिनोल की जो स्ट्रेंथ ली जाती है वो क्या ली जाती है, 1:100, और इसको जनरली अपन किस में, मोपिंग में, और मोपिंग के लिए लगभग टाइम कितना होता है, 5 मिनट। फिर आता है आपका लाइजोल, 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 लाइजोल क्या होता है, क्रिसोल प्लस सोप सॉल्यूशन। अगर क्रिसोल के अंदर सोप का सॉल्यूशन मिला दिया जाए तो क्या कहलाता है, लाइजोल कहलाता है। तो अपन कह सकते हैं क्रिसोल प्लस सोप सॉल्यूशन। अगर क्रिसोल में सोप सॉल्यूशन मिला दिया जाए तो वो क्या कहलाता है, लाइजोल कहलाता है। देखिए लाइजोल भी इम्पोर्टेंट है, लाइजोल भी इम्पोर्टेंट है। लाइजोल का यूज अपन मोपिंग में भी करते हैं। लाइजोल की जनरल जो स्ट्रेंथ ली जाती है
1:100 ली जाती है। कितना? 1:100 ली जाती है। कितने के लिए? 5 मिनट। यहाँ इसका भी कितना होता है? 5 मिनट। किसके लिए जा रही है? 1:100 आप लेते हैं, 1:100 लेते हैं, वो किसके लिए लेते हैं? देखिए, मोपिंग के लिए ले सकते हैं, मोपिंग के लिए ले सकते हैं। इसके अलावा रबर सीड्स के लिए, रबर सीड्स के लिए इसका यूज कर सकते हैं, रबर सीड्स के लिए इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मैकिंटॉश तो आपने कहा लाइजोल का यूज है, वो अपन इसको क्रिसोल प्लस सोप वाटर या सोप सॉल्यूशन इसके लिए, तो इसको अपन बोल दी। इसका रेशियो कितना लेते हैं? 1:100। कितने टाइम के लिए? 5 मिनट के लिए। किस किस के लिए ले सकते हैं? मोपिंग के लिए, रबर सीड्स के लिए और मैकिंटॉश के लिए। देखिए, क्रिसोल का एक और यूज होता है, यहाँ क्रिसोल का अपन थर्मामीटर के लिए भी यूज कर सकते हैं। थर्मोमीटर के लिए भी क्रिसोल का यूज किया जा सकता है, थर्मोमीटर के लिए भी क्रिसोल का यूज किया जा सकता है। थर्मोमीटर के लिए अपन जो क्रिसोल का यूज करते हैं थर्मोमीटर के लिए, उसका जो रेशियो लेते हैं 1:40। 1:40 कितने टाइम के लिए? 3 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए। तो आपने कहा थर्मोमीटर के लिए जो लाइजोल है आपका, उसको कितने के लिए अपन ने कहा? 1:40 3 मिनट के लिए। क्लियर है? तो ये आपका कौन सा लाइजोल था। एक आता है सेवलोन। सेवलोन क्या होता है? सेट्रिमाइड प्लस क्लोरहेक्सिडिन, सेट्रिमाइड प्लस क्लोरहेक्सिडिन को मिला के क्या बनाया जाता है? सेवलोन बनाया जाता है। सेट्रिमाइड प्लस क्लोरहेक्सिडिन को मिला के क्या बनाया जाता है? सेवलोन बनाया जाता है। सेवलोन की भी अपन 1:100 यूज करते हैं। कितना? 1:100। किसके लिए? मोपिंग के लिए, इनके लिए अपन इसका रेशो, या फिर क्लीन के लिए, इसका क्लीनिंग के लिए इसका जो रेशो करते हैं 1:100 यूज किया जाता है। जबकि अगर अपन बात करते हैं सेवलोन के लिए थर्मोमीटर की, इसकी थर्मोमीटर की, तो थर्मोमीटर के लिए अपन जनरली कितना रेशो लेते हैं? 1:20। सेवलोन का कितना लेते हैं? 1:20, 1:20। कितने टाइम के लिए? 5 मिनट। टाइम कितना होता है? 5 मिनट ही होता है। तो आपने कहा 5 मिनट। फिर फिनोल डेरिवेटिव्स में और भी आपके आते हैं, जैसे आपने कहा क्रिसोल में अपन जनरली क्या लेते हैं? 5% क्रिसोल। क्या लेते हैं? 5% क्रिसोल के अंदर क्या लिया जाता है? 5% क्रिसोल। और 5% जो क्रिसोल का यूज किया जाता है वो किसके अंदर किया जाता है? शार्प इंस्ट्रूमेंट के लिए। तो यूज फॉर शार्प इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज किया जाता है 5% क्रिसोल का। किसका? 5% क्रिसोल का। तो क्रिसोल आ गया। उसके बाद में आपने हो डिटोल को बोलते हैं क्लोरोक्सीलिनोल, एक को बोलते हैं क्लोरोक्सीलिनोल। डिटोल को क्या बोला जाता है? क्लोरोक्सीलिनोल बोला जाता है। ये जो डिटोल है आपकी, ये भी अपन किसके लिए यूज करते हैं? स्किन डिसइंफेक्शन के लिए, यूज किया जाता है। तो आपने कहा यहाँ डिटोल है, क्रिसोल है, लाइजोल है, सेवलोन है और फिनोल है। तो ये कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, फॉलोइंग में से कौन सा फिनोल और फिनोल के डेरिवेटिव हैं एक्सेप्ट एक को छोड़ के। तो जितने भी प्रकार के आपको बताए हैं सारे के सारे क्या हैं? फिनोल और फिनोल के डेरिवेटिव्स हैं, वो भी डिसइंफेक्शन में काम में लिए जाते हैं। एक और आता है आपका जो डिसइंफेक्शन में अपन में काम में लेते हैं, फिनोल और फिनोल का डेरिवेटिव एक और अगर आता है, अगर लिखना है तो अपन देख लीजिए, फेयरजीनोल। क्या होता है? फेयरजीनोल। एक और होता है फेयरजीनोल। इस फेयरजीनोल के जनरली अपन थर्मोमीटर के लिए इसका देखते हैं कितना? 1:40।
कितने के लिए, 5 मिनट। किसके लिए यूज होता है ये, थर्मोमीटर के लिए। किसके लिए यूज होता है, थर्मोमीटर के लिए। तो आपने कहा फेयरजीनोल, फेयरजीनोल का कितना रेशियो, 1:40, कितने के लिए, 5 मिनट के लिए। किसके लिए, थर्मोमीटर के लिए यूज किया जाता है जनरली। उसके बाद में अपन फोर्थ टाइप देखते हैं आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जनरली आपका फोर्थ देखा जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में सबसे पहले अपन बात करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में सबसे पहले आप किसकी बात, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसको बोलेंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जनरली H2O2 को क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्लियर है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो यूज किया जाता है, किसके लिए यूज किया जाता है, हाइड्रोजन, इन्फेक्टेड वुंड को क्लीन करने के लिए। किसके लिए, इन्फेक्टेड वुंड जो आते हैं, इन्फेक्टेड उनको क्लीन करने के लिए। तो अपन कह सकते हैं टू क्लीन द इन्फेक्टेड वुंड। इन्फेक्टेड जो वुंड होते हैं उनको क्लीन करने के लिए भी अपन किसका यूज करते हैं, किसका यूज किया जाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज किया जाता है। उसके बाद में अपने का एयर इरिगेशन के लिए भी अपन किसका यूज करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। तो अपन कह सकते हैं फॉर एयर इरिगेशन के लिए भी अपन किसका यूज करेंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को। थर्ड है आपका नॉर्मली आपके क्लॉथ से ब्लड स्टेन रिमूव करने के लिए, नॉर्मल ब्लड का स्टेन रिमूव करने के लिए भी अपन किसका यूज करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। तो अपन कह सकते हैं टू रिमूव ब्लड स्टेन फ्रॉम क्लॉथ्स। तो कपड़ों से अपन जनरली ब्लड स्टेन को रिमूव करने के लिए भी अपन किसका यूज किया जाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज किया जाता है। तो आपने कहा ईयर इरिगेशन के लिए अपन इसका यूज कर सकते हैं, आपने कहा इन्फेक्टेड वुंड को क्लीन करने के लिए अपन इसका यूज कर सकते हैं, फिर आपने कहा नॉर्मल क्लॉथ से ब्लड स्टेन को रिमूव करने के लिए भी जनरली अपन किसका यूज करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज करते हैं। क्लियर है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में एक और एग्जाम्पल है, उसको अपन बोलते हैं KMnO4, इसको बोलते हैं KMnO4। KMnO4 का जनरली जो रेशियो लिया जाता है, रेशियो यूज किया जाता है 1:5000। कितना, 1:5000। कई बार इसका ये क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टरलाइजेशन के लिए KMnO4 का जब यूज करते हैं तो कितने रेशियो का यूज किया जाता है, कितने का लिया जाता है, 1:5000 का यूज किया जाता है। देखिए KMnO4 का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, KMnO4 का यूज कहाँ कहाँ किया जा सकता है। तो आपने कहा OT स्टरलाइजेशन में भी अपन इसका यूज कर सकते हैं, OT स्टेरिलाइजेशन में अपन इसका यूज करते हैं। दूसरा यूरिनरी ब्लैडर का इरिगेशन करने के लिए भी अपन किसका यूज करते हैं, KMnO4 का यूज किया जाता है। तो फिर कह सकते हैं इरिगेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के इरिगेशन के लिए भी अपन किसका यूज करते हैं, KMnO4 का यूज किया जाता है। उसके बाद में अपन देखते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए भी। अच्छा, जब यूरिनरी ब्लैडर का इरिगेशन किया जाता है तो यहाँ देखना यूरिनरी ब्लैडर का जब भी इरिगेशन करते हैं यहाँ पे जनरली कितना रेशियो यूज करते हैं, 1:10,000।
इम्पोर्टेंट बात तो ये है, आपने कहा जब भी आप KMnO4 का यूज करते हैं सबके लिए अपन क्या यूज करते हैं 1:5000। यहाँ सिर्फ जैसे ओटी स्टरलाइजेशन के लिए या इरिगेशन ऑफ यूरिनरी ब्लेडर के इरिगेशन के लिए भी अपन किसका यूज करते हैं, यहाँ पर किसका यूज करते हैं KMnO4 का। ठीक है, KMnO4 का यूज माउथ वॉश के लिए भी कर सकते हैं, माउथ वॉश के लिए भी कर सकते हैं, जबकि माउथ वॉश के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज भी किया जाता है। माउथ वॉश के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज भी कर सकते हैं। तो आपने कहा ओटी स्टरलाइजेशन के लिए कर सकते हैं, इरिगेशन ऑफ यूरिनरी ब्लेडर के इरिगेशन के लिए कर सकते हैं, माउथ वॉश के लिए कर सकते हैं, वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए भी अपन KMnO4 का यूज करते हैं, वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए भी अपन किसका यूज करते हैं KMnO4 का यूज कर सकते हैं। तो आपने कहा KMnO4 का यूज जनरली क्या क्या कर सकते हैं, तो आपने कहा इसका जो रेशियो लेते हैं 1:5000 ओटी स्टरलाइजेशन में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, क्लियर है। फिर आपने कहा यूरिनरी ब्लेडर का इरिगेशन करने, लेकिन जब भी यूरिनरी ब्लेडर का इरिगेशन करते हैं इसका जो रेशियो लेते हैं 1:10,000 लिया जाता है, जबकि यहाँ माउथ वॉश के लिए या फिर अपन बोलते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए अपन इसका यूज करते हैं, क्लियर है। तो ये आपका KMnO4। तो फोर्थ जो आपने देखा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या देखा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में दो एग्जाम्पल आपने देखे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और दूसरा था KMnO4। अब अपन फिफ्थ पे चलते हैं, यहाँ पे फिफ्थ पे चलते हैं हेलोजेंस। फिफ्थ पे अपन चलते हैं हेलोजेंस में देखो दो प्रकार के हेलोजन का यहाँ जनरली यूज किया जाता है, एक आपका क्लोरीन का यूज किया जाता है और दूसरा आपका आयोडीन का यूज किया जाता है। हेलोजेंस के अंदर दो प्रकार के हेलोजेंस का यूज किया जाता है, एक क्लोरीन और एक आयोडीन। देखिए इनका क्लोरीन का और आयोडीन का क्या क्या यूज किया जाता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन के अंदर सबसे पहले अपन लेते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइट। सोडियम हाइपोक्लोराइट या इसको अपन बोलते हैं जनरली सोडियम हाइपोक्लोराइट बोलते हैं इसको, सोडियम हाइपोक्लोराइट। जो सोडियम हाइपोक्लोराइट है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पर जनरली अपन देखिए इसका यूज देखते हैं 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट का जनरली यूज किया जाता है। ये जो सोडियम हाइपोक्लोराइट है इसको हाउस होल्ड ब्लीच भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हाउस होल्ड ब्लीच भी बोला जाता है। इसको हाउस होल्ड ब्लीच भी बोलते हैं। इसका जो 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट है, इसका क्या क्या यूज किया जाता है, क्या क्या यूज अपन करते हैं। देखिए जितने भी HIV इन्फेक्टेड आर्टिकल्स ओब्लिक कोई सरफेस है, HIV इन्फेक्टेड आर्टिकल्स या कोई सरफेस है, उसको अपन किसके द्वारा क्लीन किया जाता है, 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट के द्वारा किया जाता है। कई बार दूसरी बात है स्पिल मैनेजमेंट के लिए भी जनरली अपन किसका यूज करते हैं, स्पिल मैनेजमेंट में भी किसका यूज कर सकते हैं, 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट का यूज करते हैं। क्लियर है? तो आपने कहा कितना किस के लिए, HIV इन्फेक्टेड जितने भी आर्टिकल्स हैं, या स्पिल मैनेजमेंट का मतलब है कोई भी जो बॉडी के लिए हार्म पहुंचाता है, ऐसा कोई सबस्टांस अगर कहीं पे गिर जाता है तो उसको क्लीन करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, यहाँ पर 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट। जैसे आपने बोला थर्मोमीटर टूट गया, मरकरी कहाँ गिर गया, आपके
फ्लोर पे गिर गया तो उस मरकरी को क्लीन करने के लिए वहाँ पे किसका यूज किया जाता है, वही क्या है, स्पिल मैनेजमेंट के रूप में काउंट होता है। तो आपने कहा 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट या हाउस होल्ड ब्लीच भी बोला जाता है। सेकेंड इसी का एक एग्जाम्पल और है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट या इसको एक और नाम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं, या इसको एक और नाम बोलते हैं लाइम वाटर। तो आपने कहा कैल्शियम हाइपोक्लोराइट या ब्लीचिंग पाउडर या लाइम वाटर। ये जो आपका कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है, ब्लीचिंग पाउडर है या लाइम वाटर है, इसका जनरली अपन क्या यूज करते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट का क्या यूज किया जाता है, देखिए वाटर प्योरिफिकेशन में। किस में यूज किया जाता है, वाटर प्योरिफिकेशन में। इसका जनरली कहाँ यूज किया जाता है, वाटर प्योरिफिकेशन में। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर वाटर प्योरिफिकेशन के लिए कितना लेते हैं, ये क्वांटिटी कई बार पूछ ली जाती है, क्वांटिटी कई बार पूछ ली जाती है। तो जनरली वाटर प्योरिफिकेशन के लिए अपन 0.5 ग्राम क्लोरीन, कितना, 0.5 ग्राम क्लोरीन कितने के लिए लेते हैं, 20 लीटर वाटर के लिए। आपने कहा 0.5 ग्राम क्लोरीन है वो कितने के लिए लेते हैं, 20 लीटर के लिए लेते हैं। तो ये भी कई बार पूछा जाता है। तो 0.5 ग्राम कितने के लिए लिया जाएगा, 20 लीटर के लिए लिया जाता है, ये क्वेश्चन पूछना। अगर यहाँ आपको बोला जाए 0.5 ग्राम बोला है मैंने, 0.5 ग्राम बोला, तो इसका मिलीग्राम कितना हो गया, तो मैं कह सकता हूँ 500 मिलीग्राम क्लोरीन कितने के लिए लेते हैं, 20 लीटर वाटर के लिए लेते हैं। 500 मिलीग्राम क्लोरीन कितने के लिए लेते हैं, 20 लीटर वाटर के लिए जाता है। तो वाटर प्यूरिफिकेशन के में भी अपन किसका यूज करते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट का या लाइम वाटर का यूज किया जाता है, या ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। ये क्वांटिटी आप 10 लीटर के पूछ लिए तो 250 मिलीग्राम हो जाएगा, ज़्यादा के लिए पूछे तो इसको बढ़ा के बता सकते हैं। तो ये आपका सबसे पहले क्लोरीन के लिए, क्लोरीन के लिए दो एग्जाम्पल हैं, 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट और कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। दूसरा है आयोडीन, सेकंड पार्ट यहाँ चलता है आयोडीन। आयोडीन, आयोडीन का जो मेडिकल यूज में लेते हैं अपन उसको बोलते हैं पोविडो आयोडीन। क्या बोलते हैं, पोविडो आयोडीन, पोविडो आयोडीन। आयोडीन के अंदर जनरली अपन जो यूज करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, पोविडो आयोडीन बोला जाता है, पोविडो आयोडीन बोला जाता है। ये जो आपका पोविडो आयोडीन है इसकी भी अलग अलग स्ट्रेंथ होती हैं, अलग अलग स्ट्रेंथ होती हैं। देखिए 1 बाय 1 अपन देखते हैं। इसका जो पोविडो आयोडीन है इसी को आगे चल के अपन क्या बोलते हैं, बीटाडीन भी बोला जाता है। तो यही सॉल्यूशन आगे क्या कहलाता है, बीटाडीन भी कहलाता है। यही सॉल्यूशन आगे क्या कहलाता है, बीटाडीन कहलाता है। यही सॉल्यूशन आगे क्या कहलाता है, बीटाडीन। तो आपने कहा 2.5% बीटाडीन, 2.5% बीटाडीन का यूज क्या किया जाता है। तो इसका जनरली अपन जो यूज करते हैं वो किसके लिए किया जाता है, माउथ वॉश के लिए। 2.5% जो बीटाडीन होता है उसका यूज किस में किया जाता है, माउथ वॉश में किया जाता है। देखिए सेकंड यहाँ पे, सेकंड अपन यहाँ देखेंगे लगभग 5% बीटाडीन का यूज, 5% बीटाडीन का यूज किसके लिए किया जाता है, 5% बीटाडीन का यूज। तो अपन कहते हैं 5% जनरली ड्रेसिंग्स के लिए अपन यूज करते हैं। तो ड्रेसिंग के लिए अपन जनरली किसका यूज करते हैं, 5% बीटाडीन का यूज करते हैं। थर्ड इसकी जो कंसंट्रेशन आप यूज करते हो बीटाडीन की वह आपकी 7.5 से 10%, 7.5 से 10%। इसको अपन किसके लिए कर सकते हैं, स्क्रब या सर्जिकल हैंड वॉशिंग में इसका काम में लेते हैं। सर्जिकल हैंड वॉशिंग में, स्क्रब या सर्जिकल हैंड वॉशिंग में काम में लेते हैं किसका, 7.5 से 10% किसका, बीटाडीन का यूज किया जाता है।
तो आपने हेलोजेंस में देखने चले थे, हेलोजेंस में दो प्रकार के हेलोजन के बारे में आपने डिस्कस किया, क्लोरीन एंड आयोडीन। अब अपन चलते हैं यहाँ पे सिक्स्थ जो आपका पॉइंट है, सिक्स्थ जो पॉइंट है यहाँ पे चलते हैं, डाइज। डाइज देखिए, डाइज भी कई बार स्किन स्टरलाइजेशन के लिए यूज किए जाते हैं, स्किन स्टरलाइजेशन के लिए यूज की जाती हैं, और उसमें आपके होती हैं एक्रोफ्लेविन, एक्रोफ्लेविन, और दूसरा होता है जेंसन, जेंसन वॉयलेट। एक होता है एक्रोफ्लेविन और दूसरा होता है जेंसन वॉयलेट। ये दोनों ही जो डाइज होती हैं, दोनों ही डाइज होती हैं, इनका यूज किसके लिए किया जाता है, स्किन डिसइंफेक्शन के लिए। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये वाला अपन किसके लिए करते हैं, स्किन डिसइंफेक्शन के लिए। इसका यूज किसके लिए किया जाता है, स्किन डिसइंफेक्शन के लिए भी अपन यूज कर सकते हैं। क्लियर है। तो डाइज में आपने दो प्रकार की डाइज बोली, एक्रोफ्लेविन और जेंसन वॉयलेट, और इसका किसके लिए यूज किया जाता है, स्किन डिसइंफेक्शन के लिए यूज किया जा सकता है। अब आपका लास्ट जो सातवां पार्ट आता है, लास्ट 7 नंबर जो पार्ट आता है, वो आता है गैस स्टरलाइजेशन। गैस स्टरिलाइजेशन, गैस स्टरिलाइजेशन। देखियो, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि फॉलोइंग में से कौन कौन से गैस स्टरलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है एक्सेप्ट एक को छोड़ के। तो देखिए कौन कौन से अपन गैस स्टरलाइजेशन के लिए यूज करते हैं जनरली। सबसे पहले अपन बात करते हैं 1 बाय 1, ईटीओ। ईटीओ, ईटीओ का मतलब होता है इथाइलिन ट्राइऑक्साइड, एथाइलिन, एथाइलिन ट्राइऑक्साइड। ईटीओ का मतलब होता है एथाइलिन ट्राइऑक्साइड। देखिए एथाइलिन ट्राइऑक्साइड जनरली अपन सबसे ज़्यादातर जो कॉमनली यूज कर जाते हैं यहाँ ईटीओ का किया जाता है। जितने भी आपके डिस्पोजेबल और प्लास्टिक आइटम्स होते हैं उनके लिए अपन किसका करते हैं, ईटीओ का यूज किया जाता है। चाहे सिरिंज है, चाहे कैथेटर है, कैनुला है, इन सब के लिए जनरली अपन किसका यूज करते हैं, इथाइलिन ट्राइऑक्साइड का यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पर ये जो ईटीओ है इसकी एक्सप्लोजिव टेंडेंसी होती है, यानी ज्वलनशील टेंडेंसी होती है, और ज्वलनशील टेंडेंसी को कम करने के लिए इसमें अपन CO2 और H2O, CO2 प्लस H2O ऐड करते हैं। तो अपन कह सकते हैं H2O प्लस CO2 added to reduce H2O plus CO2 added to reduce its explosive tendency। इसकी एक्सप्लोजिव टेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए, एक्सप्लोजिव टेंडेंसी को, ज्वलनशील टेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए जनरली किसके अंदर क्या ऐड करते हैं, H2O प्लस CO2 को ऐड किया जाता है। देखिए जो आपका ईटीओ है, सबसे ज़्यादा कॉमनली ईटीओ का यूज अपन जो भी प्लास्टिक और डिस्पोजेबल आइटम्स हैं उनके लिए यूज किया जाता है। तो अपन कहेंगे डिस्पोजेबल एग्जाम्पल। इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, कहाँ कहाँ किस किस का कर सकते हैं, डिस्पोजेबल प्लास्टिक आइटम्स, डिस्पोजेबल प्लास्टिक आइटम्स, जो भी डिस्पोजेबल प्लास्टिक आइटम्स हैं उनका अपन यूज कर सकते हैं। जैसे एज लाइक सिरिंज हैं, कैनुला है, कैथेटर है, सिरिंज है, कैनुला है, कैथेटर है, सेंट्रल लाइन है, हार्ट लंग मशीन है। ये जनरली अपन डिस्पोजेबल आइटम जितने भी आपने कहा, सिरिंज है, कैनुला है, कैथेटर है, सेंट्रल लाइन है, हार्ट लंग मशीन है, ये भी प्लास्टिक का होता है। ये सारे जितने भी अपन जनरली आइटम्स हैं ये किससे क्या करते हैं, इनका ईटीओ किया जाता है। क्या किया जाता है, ईटीओ।
ईटीओ अपन ईटी ट्यूब का भी करते हैं, ईटी ट्यूब, एंडोट्रेकियल ट्यूब का भी अपन कर सकते हैं, ट्रेक्योस्टोमी का भी अपन कर सकते हैं, ट्रेक्योस्टोमी ट्यूब, ट्रेक्योस्टोमी ट्यूब, इनका भी अपन क्या कर सकते हैं, ईटीओ कर सकते हैं जनरली। ये आपके ओरोफेरिंजियल और नेजोफेरिंजियल एयरवे हैं, उनको भी अपन किसके द्वारा, ईटीओ के द्वारा कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं ओरोफेरिंजियल, ओरोफेरिंजियल एंड नेजोफेरिंजियल, नेजोफेरिंजियल एयरवे, ओरोफेरिंजियल और नेजोफेरिंजियल एयरवे को भी अपन किसके द्वारा, ईटीओ के द्वारा क्लीन किया जा सकता है। तो देखिए जितने भी डिस्पोजेबल आइटम्स हैं, नॉर्मली डिस्पोजेबल आइटम्स है, उन डिस्पोजेबल आइटम्स को अपन किसके द्वारा स्टरलाइज किया जाता है, ईटीओ, एथाइलिन ट्राई ऑक्साइड, और इसमें किसको मिक्स किया जाता है, CO2 प्लस H2O। क्यों? क्योंकि ये इसकी ज्वलनशील टेंडेंसी को रोकने के लिए। क्लियर है। अब जनरली अपन देखते हैं यहाँ पे सेकंड है फ्यूमिगेशन विद फॉर्मेलिन। सेकंड आपका आता है फ्यूमिगेशन, फ्यूमिगेशन विद फॉर्मेलिन, फ्यूमिगेशन विद फॉर्मेलिन। देखिए यहाँ पर आपने कहा फ्यूमिगेशन विद फॉर्मेलिन, फॉर्मेलिन के साथ फ्यूमिगेशन करके, फॉर्मेलिन के साथ अपन फ्यूमिगेशन करके, फ्यूमिगेशन कर भी इसका यूज किया है। अब फ्यूमिगेशन किया जाता है, इसमें क्या क्या यूज किया जाता है, 250 ml ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड 250 ml ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड प्लस 140 ml क्रिस्टल ऑफ KMnO4। देखिए फॉर्मेलिन के साथ में, फॉर्मेलिन के साथ में जो फ्यूमिगेशन किया जाता है उसमें क्या लेते हैं, 250 ml फॉर्मेल्डिहाइड के क्रिस्टल, 250 ml और 140 ml क्रिस्टल ऑफ KMnO4। इन दोनों को कितने के लिए यूज किया जाता है, इन दोनों को 100 क्यूबिक फीट एरिया के लिए, 100 क्यूबिक फीट एरिया के लिए इनका यूज करते हैं। और जनरली आपने कहा 250 ml फॉर्मेल्डिहाइड और 140 ml क्रिस्टल ऑफ KMnO4, इन दोनों का यूज से अगर मिलाने से क्या बनती है, फॉर्मेलिन गैस बनती है। क्या बनती है, फॉर्मेलिन गैस बनती है। और ये जो फॉर्मेलिन गैस है, इस फॉर्मेलिन गैस है, इसी फॉर्मेलिन गैस का यूज अपन किसके लिए यूज किया जाता है, इसका यूज अपन किसके लिए कहते हैं, ओटी स्टरलाइजेशन के लिए कर सकते हैं, वार्ड स्टरलाइजेशन के लिए कर सकते हैं, लेबोरेटरी स्टरलाइजेशन के लिए कर सकते हैं। तो आपने कहा ओटी स्टरलाइजेशन, ओटी स्टरलाइजेशन, ओटी स्टरलाइजेशन कोमा वार्ड स्टरलाइजेशन, वार्ड कोमा लेबोरेटरी स्टरलाइजेशन। तो आपने कहा ओटी स्टरलाइजेशन के लिए, वार्ड स्टरलाइजेशन के लिए, लेबोरेटरी स्टरलाइजेशन के लिए इसका अपन किसके लिए यूज करते हैं, फॉर्मेलिन गैस का। और फॉर्मेलिन गैस में आपका क्या पाया जाता है, KMnO4 पाया जाता है, और साथ में इसका अपन क्या, फॉर्मेल्डिहाइड भी पाया जाता है। देखिए जब भी अपन फ्यूमिगेशन विद फॉर्मेलिन करते हैं, फ्यूमिगेशन विद फॉर्मेलिन करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में एरिया को कितने टाइम के लिए सील्ड ऑफ करना पड़ेगा, कितने टाइम के लिए, तो अपन कह सकते हैं एरिया सील्ड ऑफ फॉर 48 आवर्स। यानी एरिया को अपन लगभग कितने के लिए, 48 आवर्स के लिए अपन क्या करेंगे, सील्ड ऑफ कर देते हैं, सील्ड ऑफ कर देते हैं। तो ये कंडीशन आपने कहा एरिया सील्ड ऑफ फॉर 48 आवर्स, 48 आवर्स तक अपन एरिया को सील्ड आउट करते हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टरलाइजेशन हो जाएगा। अब आगे अपन देखते हैं इसी से लास्ट थर्ड है इसका, 3 पर गैस स्टरलाइजेशन में 3 पाए जाते हैं, ETO, फ्यूमिगेशन विद फॉर्मेलिन गैस, और तीसरा आपका आता है सल्फर गैस।
सल्फर गैस, सल्फर गैस के साथ भी अपन स्टरलाइजेशन करते हैं। देखिए सल्फर गैस में अपन क्या लेते हैं, 220 ग्राम सल्फर पाउडर लेते हैं, 220 ग्राम सल्फर पाउडर लेते हैं, प्लस इसमें क्या स्प्रिट या H2O ऐड किया जाता है, एडेड टू रिड्यूस आई इरिटेशन। देखिए आई इरिटेशन को रिड्यूस करने के लिए जनरली अपन किसका यूज करते हैं, स्प्रिट या H2O का यूज किया जाता है। 220 ग्राम सल्फर पाउडर और इसको मिला के अपन एक क्या बनाते हैं, यहाँ पे सल्फर गैस बनाई जाती है, सल्फर गैस बनाते हैं। और इस सल्फर गैस का यूज और ये 220 ग्राम है वो कितने एरिया के लिए 100 क्यूबिक फीट एरिया के लिए यूज करते हैं। कितने के लिए, 100 क्यूबिक फीट एरिया के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये 220 ग्राम सल्फर पाउडर है इसका अपन, और जनरली इसका जो यूज अपन कर सकते हैं, यूज एग्जाम्पल कहाँ कर सकते हैं, ओटी स्टरलाइजेशन में। कहाँ कर सकते हैं, ओटी स्टरलाइजेशन में, कोमा वॉर्ड स्टरलाइजेशन में, लेबोरेटरी स्टरलाइजेशन में इनमें इसका यूज किया जा सकता है। तो यहाँ ओटी स्टरलाइजेशन में, वॉर्ड में, लेबोरेटरी में आदि जगह अपन इसका यूज कर सकते हैं। जब भी अपन सल्फर गैस का यूज करते हैं स्टरलाइजेशन के लिए, तो इसको कितने टाइम तक एरिया को सील्ड करना होता है, 12 से लेकर के 24 आवर्स तक अपन इसको सील्ड ऑफ कर सकते हैं एरिया को। तो अपन कह सकते हैं सील्ड ऑफ एरिया फॉर 12 to 24 आवर्स। एरिया को कितने के लिए, 12 से लेकर के 24 आवर्स तक अपन क्या कर सकते हैं, सील्ड ऑफ किया जा सकता है। तो ये आपने कहा क्या था आपका स्टरलाइजेशन। तो गैस स्टरलाइजेशन में आपने 3। तो यहाँ पर आज आपने डिस्कस किया केमिकल स्टरलाइजेशन क्या होता है। केमिकल स्टर देखिए 5 मिनट में इसको 2 मिनट में रिवाइज कर दीजिए। सबसे पहले आपने बोला एल्कोहल स्टरलाइजेशन में आपने एक एग्जांपल देखा स्प्रिट का जो यूज किसके लिए किया जाता है, स्किन डिसइंफेक्शन के लिए किया जाता है। दूसरा जो एग्जांपल आपने देखा वो था जनरली, दूसरा जो एग्जांपल आपने देखा फिनोल। क्या देखा, फिनोल के लिए आपने कई प्रकार के यहाँ पर वो देखे, फिनोल एंड फिनोल डेरिवेटिव। फिनोल में आपने लाइजोल देखा, क्रीसोल देखा, डिटोल देखा, फेयरजिनोल देखा, सेवलोन देखा। ये सारे के सारे क्या स्किन डिसइंफेक्शन में भी काम आते हैं, और साथ साथ में आपके थर्मामीटर या फिर सरफेस को या फिर अपन कहते हैं मोपिंग में भी काम में लिए जाते हैं। उसके बाद आपने एल्डिहाइड देखा। एल्डिहाइड में आपने 2 एग्जाम्पल लिए, एक फॉर्मेल्डिहाइड का 40% सॉल्यूशन एक्वा सॉल्यूशन क्या कहलाता है, फॉर्मेलिन कहलाता है। फॉर्मेलिन का जनरली जो यूज किया जाता है, जनरली जो अपन यूज करते हैं किसमें करते हैं, ओटी स्टरलाइजेशन और टिश्यू प्रिजर्वेशन में किया जाता है। दूसरा आपने कहा ग्लूटेरेल्डिहाइड, 2% ग्लूटेरेल्डिहाइड को अपन क्या बोलते हैं, साइडेक्स बोला जाता है। साइडेक्स के सॉल्यूशन को अपन एक बार तैयार करने के बाद 15 डेज तक यूज कर सकते हैं। और जब भी अपन किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, अपन आर्टिकल को साइडेक्स में डालते हैं तो 30 मिनट तक आपको डालना जरूरी होता है, टाइम 30 मिनट होता है। अपन जब साइडेक्स की बात करते हैं, जैसे सिस्टोस्कोप, ब्रोंकोस्कोप, एंडोस्कोप, ये सारे जितना भी आपका है ये इंस्ट्रूमेंट, इनको अपन किसके द्वारा, साइडेक्स के द्वारा क्लीन किया जा सकता है। उसके बाद में आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में 2 प्रकार के एजेंट आपने देखे, एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड था और दूसरा KMnO4, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और KMnO4। फिर आए अपन हेलोजेंस में भी आपने 2 देखे, एक क्लोरीन और आयोडीन। क्लोरीन के फिर 2 एग्जाम्पल थे, एक 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड और दूसरा आपने देखा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का यूज किस में किया जाता है, वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए किया जाता है। उसके बाद में आपने
हेलोजन्स के बाद में अपना डाइज, कुछ डाइज आपने यूज किया था, और डाइज में आपने कहा कौन सी, एक्रोफ्लेविन और जेंसलवाइलेट, इनका यूज कहाँ किया जाता है, स्किन डिसइंफेक्शन के लिए किया जाता है। और लास्ट में आपने देखा गैस स्टरलाइजेशन। गैस स्टरलाइजेशन में 3 प्रकार आपने देखे, सबसे पहले ETO, इथाइलिन ट्राईऑक्साइड, उसके बाद आपने देखा सल्फर गैस, और एक आपने देखा फ्यूमिगेशन विद फॉर्मेलिन। क्लियर है? तो दोस्तों ये आपका स्टरलाइजेशन का टॉपिक था, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं है। ओके, थैंक यू।